तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र का जो एशिया का उच्चावच से संबंधित विषय जो हमारा चल रहा था, उसी में लगातार यह दूसरा वीडियो है उसी से संबंधित। तो जो चीन के क्षेत्रों में जो उच्चावच का है भाग है, उसको हमने चीन चौकोर पट्ट के नाम से संबोधित किया था पिछले वीडियो में। तो कुल जो हमारे उच्चावच के विभाग हैं उसमें से आज तीसरा विभाग चीन का चौकोर पट्ट। एशिया के भूआकृतिक स्वरूपों में चीन स्थलखंड का विशेष और विशिष्ट महत्व है। यह क्षेत्र एक चौकोर शतरंज पट्ट के समान है, जिस पर अनेक पर्वत श्रेणियां, पठारी भाग और निचले प्रदेश विद्यमान है। संरचना और उच्चावच दोनों की दृष्टि से यह क्षेत्र विशिष्टता लिए हुए है। यहाँ के प्राथमिक संरचना क्रम में 4 कठोर चट्टानों की पेटियां महत्वपूर्ण हैं, जिनका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस प्रदेश की विविध भूआकृतियों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन और उस उच्चावचीय क्षेत्र का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। पहला है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियां, दूसरा है प्राचीन स्थिर भूखंड, तीसरा है मोड़दार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम, फिर अगला है अभिनीत बेसिन, फिर पांचवा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र और छठा है लोयस मिट्टी का क्षेत्र। तो प्रारंभ करते हैं हम चीन के इस चौकोर पट्ट विशिष्ट भू स्वरूप का पहला विभाग तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियां, द टिबेटियन बॉर्डर रेंजेस। कुनलुन सिनलिंग के दक्षिण में तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियां स्थित है, जो पूर्व पश्चिम की दिशा में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई और 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जबकि अनेक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई यहाँ पर 6000 मीटर के आसपास है। इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी मिंका गोंका 8000 मीटर ऊंचाई की है। श्रेणियों को प्राथमिक मूल रूप से उत्तर दक्षिण की ओर फैली हुई है, जिन पर वलन क्रिया का अंतिम जुरासिक काल, द लास्ट जुरासिक पीरियड अथवा प्रारंभिक टर्सरी काल के प्रमाण दिखाई देते हैं। इस कुछ उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम विस्तृत पर्वत श्रेणियों का उद्भव हुआ है, जिनका विस्तार जेचुआन प्रांत, चीन के जेचुआन प्रांत के दक्षिण में है। पश्चिमी भागों में भूकंप का प्रभाव वर्तमान भूगर्भिक समानुकूल जो गतिविधियां हैं उनका द्योतक है। इस भाग में नदियों और हिम नदों ने गहरे कटाव किए हुए हैं और विविध भू आकृतियों को जन्म दिया है। इस प्रकार से पहला ये एक उप विभाग चीन का तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियां। दूसरा है प्राचीन स्थिर भूखंड, एंशियंट मैसिव। चीन के स्थलखंड पर 3 प्राचीन भूखंड स्थित है, जो उसमें से विभिन्न प्राचीन परिवर्तित शैलों से निर्मित है। इनमें प्री कैम्ब्रियन युग के आग्नेय चट्टानों से युक्त क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। अत्यधिक वलन और भ्रंशन की क्रियाएं यहाँ पर स्पष्ट देखी जा सकती है। फुकियन मैसिव सबसे पूर्व में उसके कैंटन मैदान और पूह द्वीप के मध्य में स्थित है। इसका कुछ भाग समुद्र में अभी निमज्जित हो गया है। फलस्वरूप यहाँ पर कहीं खाड़ियाँ और द्वीपों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी मोटी नदियाँ प्रवाहित होती है और वह तेजी से बहती हुई समुद्र में गिरती है। द्वितीय स्थलखंड है सांटोंग लोयतोंग मैसिव, जो चीन के सांटोंग और लोयतोंग प्रायद्वीप को सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र की चट्टानें प्रथम खंड के समय की है, जिस पर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी अनेक भ्रंश और दरारें देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रेनाइट के गुंदाकार टीले भी यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। कोरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों की ऊंचाई यहाँ पर 2700 मीटर के आसपास है, परंतु अन्य क्षेत्रों की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। तीसरा क्षेत्र है खिंगान ताइहुआंग मैसिव। इसका विस्तार उत्तरी हिंद चीन से लेकर साइबेरिया के तक चाप के रूप में है, चापाकार अर्धचंद्राकार रूप में है। उत्तरी हिंद चीन से साइबेरिया तक
अनेक प्रकार के चापों के रूप में यह विशिष्ट भूरूप फैला हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में अर्ध भाग में चूना प्रदेश के धरातल में विलुप्त किंतु होंग नदी के उत्तर में विशिष्ट ग्रेनाइट धरातल का प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण क्षेत्र में अपरदित असमतल धरातल दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर स्थित श्रेणियों की ऊंचाई ताइहांग में 2500 से 3000 मीटर लगभग है। अगला है मोड़दार पर्वत श्रेणियों का पूर्वी पश्चिमी क्रम, द ईस्ट वेस्ट लिंकेज ऑफ लाइन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। प्राचीन स्थलखंड के आर पार पूर्व पश्चिम विस्तृत मोड़दार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम है। यहाँ पर स्थलखंडों की तुलना में यह अधिक नवीन है और इनकी चौड़ाई यहाँ पर कुछ सीमित है। संरचना अत्यधिक अपरदित और भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण बहुत अधिक जटिल हो गई है। बाहरी मंगोलिया के उत्तरी सीमावर्ती भाग में कैंटाई सांग पर्वत मुख्यतया फैला हुआ है। ये चीन के चौकोर क्षेत्र की उत्तरी सीमा भी बनाते हैं। यिनशान द्वितीय प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो मंगोलिया के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। यिनशान, आलाशान, शिंगलिंगशान और टापाशान यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें शिंगलिंगशान एक जटिल और पृथक प्रकार का क्रम है जो विशिष्ट पर्वत क्रम है, पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में विस्तृत है। यहाँ पर नॉनलिंग श्रेणी यूनान के पठार में लुप्त हो जाती है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर 3000 मीटर है। अगला है द सिंकलाइन बेसिन। प्रत्येक स्थिर भूखंड से लंबे लगातार अभिनीत बेसिन यहाँ पर फैले हुए हैं। ये बेसिन मैदानी भागों के रूप में हैं। इनमें प्रमुख है मंचूरिया का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, पोयांग झील का मैदान, तुंगलिंग झील का मैदान या बेसिन और रेड बेसिन जो प्रसिद्ध है। मंचूरिया का मैदान एक नवीन मैदान है जिसका धरातल का जमाव अपेक्षाकृत अपर्दन पठारी भागों, पर्वतीय भागों के अपर्दन का प्रतिफल है। यह दो नदियों अर्थात सुंगारी और दक्षिण में लियो के मध्य में एक विभाजक का काम करता है। इसका उत्तरी चीन का मैदान होंग नदी और यांगटीसी नदी द्वारा निर्मित है जो उत्तरी और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। यांगटीसी नदी के दक्षिण में फुकिन और शांटुंग मैसिफ है। इनके मध्य में ही पोयांग झील का एक मैदान फैला हुआ है। यह एक छोटा बेसिन है जिसके तल पर झील बनी हुई है। तुंगलिंग झील का मैदान उत्तरी यूनान और दक्षिणी हुपेही प्रांत में फैला हुआ है। तुंगलिंग झील का उत्तरी भाग पूर्णतया अब भर चुका है। दक्षिणी भाग में यह झील अवस्थित है। झील का विस्तार शीतकाल में लगभग 60 किलोमीटर और ग्रीष्मकाल में 100 किलोमीटर के आसपास रहता है। रेड बेसिन एक प्रमुख नवीन बेसिन है जिसका विस्तार जेचुआन प्रांत में है। ये चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से आवृत मैदान है, कटोरोनुमा आकृति में फैला हुआ। यह मुख्यतः उत्तरी यांगटीसी नदी क्रम से संबंधित है। इस क्षेत्र में नदियों ने कई स्थलों पर गहरे कटाव किए हैं। बेसिन के अधिकांश भाग पर लाल रेड सैंडस्टोन, लाल गिया पत्थर है, इसीलिए इसे रेड बेसिन के नाम से पुकारा जाता है। उत्तरी बेसिन के अलावा सेंसी बेसिन, पूर्वी मंगोलिया का बेसिन, यांगटीसी मुहाना, कैंटन का निचला भाग और क्वांसी छोटे छोटे बेसिन और छोटे मैदान हैं। अगले क्रम में दक्षिणी पश्चिमी पठार। चीन के चौकोर क्षेत्र में पश्चिम में यूनान का पठार और उत्तर पूर्व में क्विंचाऊ का पठार स्थित है। यूनान का पठार एक विस्तृत अपरदित भूरूप है। इस पर पर्वत श्रेणियों का भी विस्तार है। ये इस पठार की सामान्य ऊंचाई 1800 मीटर के आसपास है। यांगटीसी नदी द्वारा इस पठार को अपरदित किया गया है। यहाँ पर गहरी घाटियों का निर्माण किया गया। मैकांग और साल्विन नदियाँ इसके पश्चिमी सिरे पर कटाव करती है। क्विचाऊ का पठार जेचुआन प्रांत के ही और रेड बेसिन के दक्षिणी छोर के मध्य में स्थित है। अगला जो चीनी क्षेत्र है उसमें है लोएस मैदान। चीन के क्षेत्र में शीतकाल में चलने वाली हवाएं अपने साथ महीन पीली मिट्टी लेके आती है जिसको उत्तरी चीन के क्षेत्र में जमा कर देती है और ये महीन पीली मिट्टी को ही लोएस कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जमाव के संबंध में आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि पीली मिट्टी का क्षेत्र, इतना विस्तृत क्षेत्र चीन में कहाँ से निर्मित हुआ है। यह उत्तरी चीन का एक प्रमुख भूदृश्य है। यहाँ पर
अपने जमाव के नीचे प्राकृतिक संरचनाओं को छिपाते हुए यह जमाव शांसी प्रांत के पश्चिम में से लेकर होनान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। कृषि की दृष्टि से यह सर्वोत्तम मिट्टियों में से एक आती है। यह उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का अपरदन भी शीघ्रता से होता है। इसी कारण उत्तरी चीन के लोएस क्षेत्र में यहाँ पर उत्खात भूमि यानी बेडलैंड एरिया का निर्माण हुआ है। अगला है पश्चिमी एशिया का त्रिभुज। पश्चिमी एशिया का प्रमुख भूरूप अरब का प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 2000 मीटर है। यह एक शुष्क और मरुस्थलीय भाग है। इस प्रदेश में अनेक पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। आर्मीनिया की गांठ से उत्तरी श्रेणी में पोंटिक श्रेणी का और दक्षिण में टॉरस श्रेणी सम्मिलित होती है। पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पर स्थित दजला फरात का उपजाऊ मैदान है जो इराक के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन बेबीलोनिया सभ्यता का विकास हुआ था। अंतिम है द्वीपीय वृत्तखंड। मानसून एशिया के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भागों में द्वीपों का एक विस्तृत क्रम फैला हुआ है जो विशिष्ट भू आकृतियों को संबोधित करता है। यहाँ पर अर्धवृत्त के रूप में द्वीपों की एक विशाल श्रृंखला है। ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो समुद्र में डूब गई है। अधिकांश द्वीपीय खंड प्राचीन है किंतु कुछ टर्सरी काल में भी निर्मित है। सभी द्वीपों का नवकल्प परिवर्तित शैलों की प्रधानता है और जटिल स्वरूप है। प्रथम अल्पाइन श्रेणी जो पश्चिमी म्यांमार से सुमात्रा, जावा, तिमोर तक जाकर उत्तर में सेलीबीज और फिलीपींस की ओर मुड़ जाती है तथा फार्मोसा को पार करती है, जापान तक पहुंचती है। एशिया के इस द्वीपीय खंड में अकेले फिलीपींस में 7000 अलग अलग द्वीप हैं जिनमें से 460 द्वीप ही 2 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इस प्रकार इंडोनेशिया भी एक बड़े द्वीप समूह का देश है। जापान के द्वीपों में भी कई लघु छोटे वृत्त है। निस्संदेह एशिया संरचनात्मक और उच्चावच अर्थात भू आकृतिक दृष्टि से विविधता से युक्त प्रदेश है। विविध संरचनात्मक स्वरूपों ने यहाँ के धरातलीय स्वरूप में विविधता का संचार किया है। यहाँ का भू आकृतिक स्वरूप यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप को ही नहीं अपितु सांस्कृतिक भूदृश्यों को भी परिचालित करता है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप का यह उच्चावच यानी जो धरातलीय स्वरूप है उसका संपूर्ण विवरण हमने 2 पूरे वीडियोज में इसको हमने सम्मिलित किया है और साथ में विभिन्न मानचित्रों और विभिन्न चित्रों के माध्यम से भी आपको इस विशिष्ट भू क्षेत्रों के बारे में दर्शन कराने का एक प्रयास किया है। अगला जो अध्याय है वह है हमारा एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र यानी नदियां और उनका उद्गम क्षेत्र, उसके संबंध में। आज इतना ही। धन्यवाद।